नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में कोविड-19 के चलते प्रतिबंधित किए गए इलाकों के बाहर के होटलों को 8 जुलाई से 33% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आगामी 8 जुलाई से होटल और लॉज फिर से काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये होटल अपने यहाँ पर कुल खाली कमरों या बेड में 33% को ही विजिटर्स को दे सकेंगे और ये फैसला सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर लिया गया है। बता दें कि कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में होटल तभी से बंद हैं जब 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। अब चूंकि देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई में अनलॉक 2 चल रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार ने अब पर्याप्त एहतियाती दिशा निर्देश जारी करते हुए होटल और लॉज खोलने की अनुमति दे दी है। आतंकियों से संबंध रखने और उन्हें सहायता पहुंचाने के आरोप में जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ एनआईए ने जम्मू कश्मीर की विशेष अदालत के सामने आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के संपर्क में भी रहता था और आरोप पत्र जिन लोगों के खिलाफ दाखिल किया गया है उनमें निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह के अलावा आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी सैयद नावेद मुश्ताक उर्फ नावेद बाबू रफी और अहमद राठर के अलावा नावेद बाबू का भाई सैयद इरफान अहमद, जम्मू कश्मीर का एक्स एलओसी ट्रेडर तनवीर अहमद वानी और इरफान सैफी मीर के नाम भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी को लेकर के एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भयानक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को कोरोना महामारी देने की पूरी जवाबदेही चीन को उठानी ही होगी। बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप कोरोना वायरस को लेकर के चीन की कई बार आलोचना कर चुके हैं और इससे पहले रविवार को ही ट्रंप ने कहा था कि चीन से वायरस के हमले से पहले अमेरिका बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन हम अब कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को कोरोना महामारी देने की पूरी जवाबदेही चीन को उठानी ही होगी। श्रावण माह शुरू हो चुका है और सावन के पहले ही दिन सोमवार को वहीं पर इस शुभ अवसर पर उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली और राजाधिराज भगवान महाकाल श्रावण मास के पहले सोमवार को फूलों से लदी पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करने के लिए निकले। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते आम श्रद्धालुओं को शाही सवारी में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन बाबा के भक्तों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवारी के लाइव दर्शन किए और शाही सवारी का इस बार कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। पुलिस के जवान इस शाही सवारी की अगुवाई करते हुए नजर आए, जिन्होंने बैंड से भक्ति गीतों की धुन बजाई और कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए इस बार सवारी मार्ग परिवर्तित किया गया और महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश के सामने से होकर हरसिद्धि चौराहा, नरसिंह घाट मार्ग और सिद्धाश्रम के सामने से राम घाट तक पहुंची, जहां पर शिप्रा जी के जल से बाबा का अभिषेक भी किया गया और फिर शाही सवारी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। प्रतिवर्षानुसार श्रावण भादव की जो सवारी भगवान की जो महाकालेश्वर की नगर में निकलती है, तो आज प्रथम सोमवार है और श्रावण भी प्रथम सोमवार से ही प्रारंभ हुआ है। आज प्रथम सोमवार पे भगवान की नगर में पालकी में विराजित करके भगवान को निकाला गया है। साथ ही महामारी के कारण मार्ग परिवर्तन किया है, लेकिन शिप्रा नदी पर परंपरागत पूजा हुई है, महाकाल मंदिर प्रांगण में परंपरागत पूजा हुई है और जो छोटा मार्ग है उससे पुनः अपने गंतव्य महाकाल मंदिर पर पालकी और भगवान महाकालेश्वर स्वयं यहाँ वापस आए हैं। बाबा से आशीर्वाद दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय।
सावन के पहले ही सोमवार के दिन शिव मंदिर सूने सूने दिखे और हर साल सावन के महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बार शिव मंदिरों में नजारा कुछ और ही दिखा। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक शिव मंदिर में सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करने की अनुमति दी गई और साथ ही श्रद्धालुओं के लिए दूर से ही भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की भी व्यवस्था की गई। वहीं एक शिव मंदिर में तो शिव भक्तों को बंद गेट के बाहर से ही भगवान महादेव को नमन करके संतोष करना पड़ा। बिलपत्र आगे रख दो, अपने आप चले जाए। सावन मास में शिवधाम मंदिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है सूना सूना। हमेशा इस समय यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं देती, लेकिन हम सब चाहते हैं कि कैसे भी करके कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम शासन प्रशासन के तो हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ पर पंडितों द्वारा किस प्रकार से पूजा अर्चना की गई? पंडितों द्वारा तो जैसे विधि विधान से पूरी पूजा अर्चना श्रृंगार वो सब चल ही रहा है, लेकिन आम श्रद्धालु अभी दुखी है। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हमको हमारे प्रभु के दर्शन करने दिए जाए। जनरल दिनों में हमारे यहाँ पर कम से कम 30 से 40 हज़ार व्यक्ति जल चढ़ाया करता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस समय उत्साह थोड़ा सा कम है हर साल की तुलना में। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हमने 40 फीट की नाव बनाई है, जिससे आने वाले भक्तों को कम से कम जल चढ़ाने की जो भावना है उसको पूरा करने के लिए एक जरिया मिले, एक तरीका मिले। तो मैं घर में बैठे बैठे बहुत व्यतीत हो रहा था। जैसे कि आज पहला श्रावण सोमवार है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और मुझे जैसे ही कल पढ़ा पेपर में कि 5 फीट दूर से शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है और मुझे अपने आप को सुकून मिलेगा और मैं इसीलिए चल के जल चढ़ाने आया हूँ। और जैसा कि ये पूरा श्रावण मास है, क्योंकि कोरोना का है, तो कोरोना के अंदर यदि भगवान से ही प्रार्थना करूँ, है प्रभु जल्दी से जल्दी इस कोरोना को दूर करें और वापस पूर्व जिस प्रकार से हम थे उसी प्रकार से अपनी जीवनचर्या चालू करें। कोरोना में हम दर्शन करने के लिए तो आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी है और वो क्या नाम से दर्शन भी बाबा के पास से नहीं हो रहे जो अपन कर सकते हैं। मतलब बाबा को जल चढ़ाना, ये चढ़ाना हर साल हम आते हैं सावन में दर्शन करने के लिए आते हैं, पर अब इस बार सोशल डिस्टेंसिंग है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। और क्या दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 के निवासियों में डीडीए को लेकर के काफी नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर डीडीए के खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल रोहिणी सेक्टर 24 में बने सर्विस रोड की डीडीए द्वारा खुदाई की जा रही है और जिसको लेकर के इलाके के लोग डीडीए के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीडीए द्वारा यह खुदाई नाला बनाने के लिए की जा रही है और असंवैधानिक तरीके से यह खुदाई की जा रही है। लोगों का कहना है कि डीडीए द्वारा मनमाने तरीके से खुदाई की जा रही है और जब इलाके के लोग इस मुद्दे पर बात करने चाहते हैं तो टाल मटोल कर जवाब दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर के लोगों में डीडीए के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके और उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत जनता के हित में फैसला करेगी। क्या नाम है सर? प्रकाश काजा। प्रकाश जी, ये जो नाले का जो मामला है, क्या मामला है बताएं। ये नाला हमारे घर के बिल्कुल आगे से निकाला जा रहा है, जिसका कोई प्लान नहीं था। उससे पहले हमारे को करोड़ों रुपए के प्लॉट दिए गए जो हमने लिए। अब वो नाले का प्लान हमारे पास आया। अब आप ये बताइए हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी इसमें? पूछेगा कोई भी कहाँ रहते हो, नाले पे रहते हैं। इतना गहरा नाला है कि 40 फुट चौड़ा नाला है। बदबू है कि यहाँ लोग बीमार होंगे। हम ये नहीं चाहते कि ये नाला हमारे यहाँ से निकले। कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक उसी कोई डिसीजन नहीं आता हम चाहते हैं कि नाला रोका जाए। तो कुछ जानकारी मिल पा रही है जो नाला जो बन रहा है, ये खुदाई हुई है जो किस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है? कुछ डीडीए की है जी। डीडी की। अब आप क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा नाला रोका जाए, इधर से नहीं, जो प्लान पहले से था वहीं पे लिया जाए। मैं प्रदीप भारद्वाज। प्रदीप जी, ये जो नाले का मुद्दा है, क्या मुद्दा है और उसको लेके क्या करें? नाले का मुद्दा जो टोटल है पॉलिटिकली और गवर्नमेंट के थ्रू ये बनाया गया है। ज़बरदस्ती इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर नाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सबसे पहले इस रास्ते इन्होंने रूट चेंज किया। 2015 तक सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक इन्होंने सडनली रूट चेंज कर दिया और इनको 28 पेड़ काटने की परमिशन मिली हुई है टोटल। मगर अगर आप सीधे वहाँ से सेक्टर 28 से जहाँ से शुरू होता है सिलसिला, वहाँ से आप नाले तक अगर जाएंगे, जो सप्लीमेंट्री ड्रेन जा रही है, वहाँ पर आप जाकर देखिए कम से कम 1500 प्लांटेशन है। ये देखिए ये जितने पेड़ लगे हुए हैं
ये जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं इनके जो तने की थिकनेस है वो 8 इंच से 12 इंच के आसपास है और ये 25 साल पुरानी प्लांटेशन है सारी की सारी, वो इसको भी काट रहे हैं। तो तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 की हैं, जहां पर डीडीए की तरफ से खुदाई का काम किया जा रहा है और डीडीए के खिलाफ वहां पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुदाई की जा रही है नाला बनाने के लिए, ये असंवैधानिक तरीके से खुदाई की जा रही है, ऐसे आरोप स्थानीय निवासियों ने वहां पर लगाए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का आतंक जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम सिविक एजेंसियों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। इन्हीं तमाम तैयारियों में से एक है दिल्ली में जगह जगह कोविड केयर सेंटर की शुरुआत। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 9 में नगर निगम के स्कूल में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। इस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश, उप महापौर रितु गोयल और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथियों के अलावा स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद रहे। निगम अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो निगम काम कर रहा है वो सभी निगमों में उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में सब जगह आइसोलेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पूर्वी दिल्ली में खोला गया, आज उत्तरी दिल्ली में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर खोला गया। इसको लगातार हम लोग जरूरत के हिसाब से बढ़ाएंगे। पहले चरण में 200 बेड की व्यवस्था है, यहाँ पर 50 बेड, 100 बेड बालाग्राम हॉस्पिटल में और 50 बेड हडसन लैन में। लगातार निगम इस कोरोना संकट की लड़ाई में दिल्ली वासियों के साथ खड़ा है, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, सफाई की बात हो या फिर सैनिटाइजेशन की बात हो। आज निगम ने ये अपने आप से एक पहल की है। सीमित संसाधन होने के बाद भी दिल्ली वासियों की इस संकट में की घड़ी में उनके साथ खड़े होना, उनकी मदद करना, ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के ममता सरकार को लेकर के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्यपाल ने एकदम सही कहा है, बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कोई जनतंत्र नहीं है। यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और आवाज उठाने वालों के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए जाते हैं। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए कथित हमले को लेकर के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की और कहा था कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से राजनीतिक माहौल को दरकिनार किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। बंगाल का गवर्नर साहब एकदम सच बात कहा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज में कोई जनतंत्र नहीं है। विपक्ष का कोई आवाज सरकार का खिलाफ उठेगा तो साथ साथ फर्जी केस दर्ज हो जाएगा, उनका घर पे पुलिस पहुंच जाएंगे, घर पे हमला होगा। तो ऐसा जो राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रहा है ये जनतंत्र का खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में जनतंत्र बोल के कुछ चीज है ही नहीं। दूसरा, यहीं पर आमफान तूफान का सारे जो त्राण हैं, सारे पैसा तृणमूल कांग्रेस खा रहा है। अभी जगह जगह में जनता का प्रेशर से तृणमूल नेता पैसा वापस दे रहा है। एक ब्लॉक में सिर्फ 20 लाख रुपया वापस दिया। आप सोच सकते हैं, एक ब्लॉक में तृणमूल नेता लोग 20 लाख रुपया वापस दिया, मतलब पूरा बंगाल का अम्फान तूफान एरिया में कितना रुपया इन्होंने खा लिया। चोरी चोरी लूट लूट चल रहा है, काटमानी राज चल रहा है। सरकार और तृणमूल पार्टी मिलके पश्चिम बंगाल का गरीब जनता को लूट रहा है और गवर्नर ने सही पॉइंट उठाया।
राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरूक करें ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और उन्होंने सोमवार को यहां पर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र से प्रचार वाहनों को झंडे दिखाकर के रवाना किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कटारिया ने कहा है कि किसान को बीमा योजना से अच्छा फायदा मिल रहा है और इसमें काश्तकार को बाढ़, सूखा जैसे प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से लेकर के टिड्डियों के प्रकोप तक की वजह से होने वाले फसल खराबे का क्लेम मिल जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी जानकारी किसान को मिले, किसान उसका लाभ उठाए। भारत सरकार ने भी गाइडलाइन में जो चेंज किया है उसकी जानकारी किसानों को देने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है पूरे राजस्थान के अंदर। आज ये रथ रवाना किए हैं, इसकी शुरुआत जयपुर से की थी, सब जिलों में रथ रवाना हुए हैं और 8 तारीख को फसल बीमा के बारे में किसान अपनी जानकारी दे, उसे शामिल होना या नहीं होना 15 जुलाई लास्ट है उसकी। तो फसल बीमा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अभी तक ये किसानों का विश्वास में बढ़ा है कि जिस भी परिस्थिति में, चाहे वो मौसम का मामला हो, चाहे टिड्डी का मामला हो या कोई परिस्थिति नहीं, किसान को। यूपी में लगातार अपराधियों के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह और जिलाध्यक्ष महेश कश्यप समेत कई बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने झांसी के एसपी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है और राज्यसभा सांसद ने यहां पर कहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और अपराधियों के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी तरह से गलत है और हम भी चाहते हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो कार्रवाई करने की बात की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने यह आरोप लगाया है यूपी सरकार पर कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनको फर्जी मामले दर्ज करके उनको आरोपी साबित करने की कोशिश यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहती है कि प्रदेश में अपराध कम हो और अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके प्रताड़ित किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनीपत के गांव अगोहना में एक ऐसा मामला निकल कर के सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, क्योंकि जिससे 7 फेरे लिए थे, जिसे 7 वचन दिए थे, उसी को प्यार के खातिर एक महिला ने मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं मौत की साजिश की यह खौफनाक रिपोर्ट। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त ने पल्लू से मुंह छुपाए ये वही है जो प्यार में इतनी डूबी कि एक पवित्र रिश्ते को स्वाह कर दिया।
बताया गया कि सोनीपत के गांव गुहाना के संदीप नाम का एक शख्स अपनी पत्नी टीना और बच्चों के साथ प्यार से रहता था, लेकिन उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग गांव के ही रहने वाले संदीप उर्फ बोदा के साथ हो गया और संदीप बोदा ने टीना के कहने पर संदीप के साथ दोस्ती करी और संदीप उर्फ बोदा ने संदीप की दोस्ती उषा नाम महिला से करवा दी और उसके बाद वो हुआ जो टीना और संदीप ने सोच रखा था। उषा संदीप को खेतों में लेकर आई और संदीप ने उषा और टीना के साथ मिलकर उषा के पति का गला दबा दी। इस पूरी वारदात की सच्चाई इस वारदात में शामिल उषा की जुबानी सुनी। उषा ने बताया कि संदीप ने उससे दोस्ती कैसे की और किस तरह वारदात को अंजाम दिया। जी 6-7 महीने की जो मेरे साथ रहता था जी, फिर उन्होंने बोला मैं फ़ोन दूंगा अपना नंबर है तो नशे से मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोला मैं आपके साथ कोर्ट में शादी कर लूँगा। फिर किसने उससे दोस्ती किसने करवाई थी? संदीप ने करवाई थी। इसी आरोपी ने? हाँ इसने करवाई थी जी। आपने कर ली? हाँ मैंने कर ली थी। यो कदम उठाने के लिए करी थी जी। यो कदम उठाने मारने के लिए? हाँ मारने के लिए जी। किसने बोला था? संदीप को बोला था जी समय। संदीप ने आपको बोला था? हाँ मेरे को बोला था, अनु बोला था कि उसके साथ न बैठ का आना, आगे का काम मेरा जी। आपको बता दें कि जिस महिला के प्यार में संदीप पड़ा है वो अपने पति को छोड़ चुकी है और 7 बच्चों की मां है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुहाना थाना SHO वजीर रेड्डी ने बताया कि गांव गुहाना में 4 जुलाई हमें सूचना मिली थी कि संदीप नाम के शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन तक में आया और मामले की जांच में जुट गया। ये लेडीज थी, इसका गांव के लड़के के साथ में किसी के साथ में अफेयर था और उसका नाम संदीप उर्फ बोदा है, उसी गांव का है। तो उस टाइम संदीप उर्फ बोदा हमारे को नहीं मिला। जो इसकी लेडीज से हमने गहनता से पूछताछ की, जिसने बतलाया कि हाँ ये लड़का है और मेरा पति, उसके पति का नाम भी संदीप ही है, मृतक का। ये काफ़ी मार पिटाई करता था। इससे पहले भी मैं एक बार किसी दूसरे लड़के के साथ में वाक़ई चली गई थी और जो अभी ये कंफर्म हो गया था कि यस कि इसी ने जो है ना अपने हस्बैंड की हत्या करवाई है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में लेकर जांच शुरू कर दी है और कानूनानुसार अपनी बनती कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है, जिसका जवाब अब शायद समाज में ही है। सोनीपत से नितिन कुमार की रिपोर्ट, ANB न्यूज। आज जहां भोलेनाथ के पावन श्रावण मास की शुरुआत हुई है, तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सरकार के आदेशों की दुहाई देकर के कुछ मंदिर कमेटी के सदस्यों ने मंदिरों को अपनी निजी संपत्ति समझना शुरू कर दिया है। इस पवित्र महीने में भी वो मंदिर के ट्रस्टी होने का रुतबा भक्तों को दिखाने से नहीं चूक रहे हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज नई पुलिया पर स्थित खराड़िया महादेव मंदिर में देखने को मिला है, जिसमें श्रावण मास की पूजा अर्चना के लिए शिव भक्त जब मंदिर में जाने के लिए मंदिर के पास पहुंचे तो वहां पर एक मंदिर के ही कमेटी के सदस्य ने बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस के जवान को खड़ा करवा दिया और शिव भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोक दिया गया। इस पर शिव भक्तों में गुस्सा साफ दिखाई दिया और मंदिर कमेटी के सदस्य खुद को मनमाने तरीकों से मंदिर में जाकर के पूजा पाठ और अभिषेक कर रहे हैं और वहीं आम जनों को मंदिर में दर्शन और पूजा करने से रोका जा रहा है। तो कहाँ से आए हैं आप? कितनी दूर से आए हैं यहाँ पे? तो अभी क्या कहा जा रहा है आपको? तो श्रावण मास जो है पुण्य का महीना माना जाता है, तो किस तरह से निराशा लग रही है आपको? खरड़ेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ की कमेटी वालों ने ही कल शिकायत करी होगी, हमें यह शंका है। और फिर वहाँ पर ये मतलब चुपके से आरती करना, अंदर बैठे रहना 4-4, 5-5, 10-10, 25-25, जबकि भक्त एक जना डिस्टेंस रखता हुआ, मास्क लगाता हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए मंदिर के लोग लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर के बाहर दर्शन तो कर सकता है, जबकि उनको मंदिर के भक्तों को पुलिया पे रोका जा रहा है। ये कहाँ का न्याय? सरकार की इसी कोई
अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर पुलिस ने अवैध खून के गोरख धंधे का खुलासा किया है और मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद इस गोरख धंधे में शामिल एक निजी अस्पताल और 2 पैथोलॉजी के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है, जिन्हें सील कर दिया गया है। और खून के इस कारोबार का खुलासा होने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस खेल से जुड़े हुए अन्य लोगों की खोजबीन में भी जुट गई है। चंदौली थाने द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप है, उसको पकड़ा गया था चेकिंग के दौरान। उसके पास से 2 यूनिट ब्लड के मिले थे और उसका जानकारी करने पे उसका एक और साथी है बब्बू, वो भी जो उसका सहयोगी है, वो मिला था। तो ये लोग इलीगल ब्लड की तस्करी में ये लोग लगे हुए थे और इनसे जानकारी करने पे ये पता लगा कि एक यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पताल है, उसमें लोग ब्लड सप्लाई करते थे और उसके साथ साथ 2 पैथोलॉजी हैं जिनका ये प्रयोग होता था इस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड को निकालने में और प्रोवाइड कराने में, जिनका नाम है शुभम पैथोलॉजी और वैभव पैथोलॉजी। ये दोनों भी हमें प्रथम दृष्टिया लगे कि कितना इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे हैं। ऐसा है कि एक ब्लड को मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके द्वारा ये सूचना मिली कि हम स्वास्थ्य में ब्लड सप्लाई करते हैं। जब उससे पूछा गया कि ब्लड कहाँ से निकाला है, तो उसने प्राइवेट पैथोलॉजी का नाम बताया कि वहाँ से ब्लड निकलवा करके पब्लिक का हम वहाँ सप्लाई करते हैं, जिसमें 800 रुपये हमको पर ब्लड मिलता है और 1700 रुपये डोनर को देते हैं, जो उसने बताया। जब हम लोग स्वास्थ्य हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने मांग की कि हमें वो BST दिखाए जाएँ जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया। डॉक्टर साहब यहाँ के वो BST दिखाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा हमने ऐसी BST नहीं बनाई, तथा अपनी बातों में कबूल किया कि हम कभी कभी इन लोगों से ब्लड खरीदते। दिल्ली हेडक्वार्टर में तैनात हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर के गांव कैलाना निवासी CRPF का जवान रवि अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। CRPF जवान रवि 3 जुलाई की सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन शाम के समय उसने अपने छोटे भाई साहिल के फोन पर WhatsApp मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं घर नहीं आ पाऊंगा, मरने जा रहा हूं, माँ और पापा का ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम्हें कभी भी नहीं दिखूंगा। और इसके बाद जवान ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और जिस कारण परिजनों से उसका संपर्क टूट गया और शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज करते हुए लापता रवि की तलाश भी शुरू कर दी, लेकिन अभी उसका कहीं भी पता नहीं चला है। कैसे क्या मामला हुआ था ये? सुबह वो CRPF में लगे हुए हैं। सुबह क्या नाम है? रवि नाम है उसका। अच्छा। हेड कांस्टेबल है। सुबह 7:30 बजे ड्यूटी के लिए गए थे। ड्यूटी पे वो पहुंच नहीं पाए। ड्यूटी पे शाम को मेरे पास 7:30 बजे मैसेज आया था कि मैं घर नहीं आऊँगा। तो क्या पता लगा अब तक उनके बारे में? क्या अब तक नहीं पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। तो पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करा दी? कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। तो पुलिस वाले क्या बता रहे हैं? लगे हुए हैं काम में पुलिस वाले। तो आपने अपनी तरफ से क्या कोशिश, क्या प्रयास करनी है? कहीं आसपास में पता करा हो, बाइक वगैरह कहाँ है? अब तो कुछ। गुजरात में बारिश के पानी ने कोहरा मचाना शुरू कर दिया है। राज्य के शहरी इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है और वहीं राजकोट में भारी बारिश का असर भी देखने को मिला है, जहां पर सब जगह रास्तों पर पानी का जमावड़ा नजर आया और लक्ष्मी नगर का अंडरब्रिज तो भारी बारिश के कारण आधा डूब गया, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। साथ ही स्थानीय निवासियों को आने जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो राजकोट की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और उसी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना भी स्थानीय लोगों को वहाँ पर करना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ में चिरमिरी से बैकुंठपुर के लिए जाने वाला छोटा रास्ता अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रहा है, लेकिन प्रशासन ने रास्ते की कोई सुध नहीं ली है। इस रास्ते पर आवाजाही बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन जंगल में होने के कारण इससे गुजरने के लिए वन विभाग की परमिशन जरूरी है। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी वन विभाग फैसला नहीं कर पाया है कि इस रास्ते का क्या हल निकाला जाए, जबकि लोक निर्माण विभाग ने 2/3 सड़क को बना दिया है, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। आपका नाम? मेहताब खान। आप इस रूट में कब से आवागमन कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल। अपनी परेशानी बता सकते हैं? जी, इस रोड में चलने से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है और रात के समय में काफ़ी तकलीफ है। यह रोड लगभग कितने दिनों से नहीं बना है? तकरीबन 8-9 साल हो गया है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बन जाता तो ज़्यादा अच्छा था। आज हम खड़े हैं चिरमिरी से बैकुंठपुर जोड़ने वाली व्यस्ततम मार्ग पर, जो ये रोड काफ़ी समय से है और ये रोड का उपयोग चिरमिरी से लेकर बैकुंठपुर वाले चिरमिरी के आने जाने सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये रोड लगभग अभी 5 सालों से तो इस प्रकार जर्जर है, जिसपे अगर आप देखना चाहें इस रोड की स्थिति तो इस प्रकार है। और ये इस रोड पर लोगों का हमेशा का आना जाना है, सब कुछ है, लेकिन इसमें हमारी जानकारी के अनुसार ये पता चला कि वन विभाग द्वारा इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई की वजह से इस रोड का काम रुका हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन प्रशासन और इनका कहना है, जो हमने बात किया तो ये कहना है कि इसका कार्य किया जाएगा, लेकिन अब ये देखना है कि ये कार्य कब किया जाएगा और कब सफल होगा। लेकिन इसकी वजह से यहाँ के लोग, स्थानीय निवासी और जो इस रास्ते पर आना जाना करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सावन कुमार, कैमरा पर्सन सत्येंद्र सोनी के साथ, ANB न्यूज़ चिरमिरी से। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। धारदार तेज तर्रार 700 रिपोर्टर्स, निडर, बेखौफ, निर्भीक 7 पत्रकार, देश में पहली बार ANB न्यूज कर रहा है ग्राउंड जीरो पर जांच पड़ताल। 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, जमीन का सच और सियासत का खेल। 20 लाख करोड़ की क्या है तस्वीर? किसको मिला, कितना, किसकी बदली तकदीर, कितना बदला देश का हाल, किसको मिले हैं 20 लाख करोड़? 130 करोड़ जनता से यही एक सवाल। ANB न्यूज पर हम करेंगे आपकी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अभिभावकों की तरफ से निजी स्कूल की फीस को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर के फैसला सुनाया गया था। अब उस फैसले का विरोध अभिभावक कर रहे थे। इसी को लेकर के सिंगल बेंच के फैसले को एक बार फिर से चुनौती दी गई है और अब हाई कोर्ट की डबल बेंच में उस मामले पर सुनवाई होगी। इसी को लेकर के जो पेरेंट्स की तरफ से जो वकील वहां पर गए थे, जिन्होंने एक अपील दायर की है, इसको लेकर के हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं।
पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो जिस तरह से पंजाब में प्राइवेट स्कूलों के फीस के मसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक लंबी बहस के बाद ये निर्देश दिए गए कि इस मसले पर जो स्कूल हैं वो अब पेरेंट्स से फीस वसूल सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एनुअल चार्जेस की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे की बात करें तो वो भी स्कूल जो है वो पेरेंट्स से ले सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला था उसको अब डबल बेंच में चुनौती दे दी गई। आज इसी मामले के ऊपर लंबी सुनवाई हुई है और लंबी सुनवाई के बाद हालांकि आज पेरेंट्स एसोसिएशन जो है उसको किसी तरह की राहत तो मिलती नजर नहीं आई क्योंकि स्टे की डिमांड की जा रही थी, लेकिन स्टे आज नहीं मिला। लेकिन सोमवार को इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। याचिका दायर करने वाले वकील चरणपाल सिंह बागड़ी जो हैं वो हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, एक लंबी बहस पहले भी इस मसले पर हुई, सभी पार्टियों की तरफ से जो भी प्रतिवादी थे उनकी तरफ से अपने तर्क दिए गए और एक फैसला आया। अब फिर से आपने एक पटिशन दाखिल की है, क्या कुछ पटिशन के माध्यम से आपने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है? किस तरह की राहत जो है वो पेरेंट्स को मिलनी चाहिए? नहीं, मैं अपील फाइल की है, इट्स नॉट अ पटिशन फाइल की सी जो ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਾਮਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੂਅਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ 14/5/2020 ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ 234, ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਡ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ DSC ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਫੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਐਨੂਅਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਰੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ CBSE ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 6 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ 19 ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰजेस ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ
ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ 7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਜੋ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਜਾਂ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ 6-7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੇਵਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਸ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਉਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗੀ? ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆਰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਰ ਦੀ ਸੇਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਊ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਰਡਰ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੇ ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਹੀਏ? ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਆ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, 30 ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ SLP ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਫਾਈਲਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਮਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ 13th of July। ਦੀ ਮੈਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਿਕਸਡ ਫਾਰ ਹੀਅਰਿੰਗ 13th of July।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो इस मामले में अब 13 जुलाई को लंबी सुनवाई हो सकती है। और अगर हम बात करें जितने भी प्रतिवादी इस केस में बनना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें चाहे और पेरेंट्स की बात करें, अगर वो भी इस केस में पार्टी बनना चाहते हैं तो कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। इस तरह के निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। देखने वाली बात रहेगी कि 13 तारीख की सुनवाई के दौरान सभी पक्ष जो हैं किस तरह की दलीलें देते हुए नजर आते हैं और किसकी दलीलों से कोर्ट जो है वो रजामंद होती है। कैमरामैन दविंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त हो गई है। SIT बनाकर के लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं और कसूरवार पाए जाने पर गिरफ्तारी भी हो रही है। वहीं धोखाधड़ी के खिलाफ अब तक 480 मामले दर्ज किए गए हैं। 112 एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 लाख से ज्यादा रुपयों की रिकवरी भी की गई है। तो वहीं एजेंटों के माथे पर चिंता की लकीरें भी नजर आने लगी हैं, क्योंकि विदेश जाने वालों को सब हालात पता होते हैं और फिर भी वो हामी भर देते हैं। 2 साल से वो वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर रह करके उनके परिवार वालों को पता है। उनके परिवार वालों ने आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत न किसी प्रशासनिक अधिकारी को न सरकार को दी है। जब कोई शिकायत नहीं की गई तो इसका मतलब उनकी खुशी से, उनकी रजामंदी से वो रह रहे थे। अब वापस आ गए हैं तो कानून के धाराओं का दुरुपयोग करके वो जो है अब इन एजेंटों के नाम पर, कबूतरबाजी के नाम पर इनको जो है गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों को आज बड़ी सौगात मिली है। पृथला के 9 गांवों को अब 24 घंटे बिजली मिलेगी और इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि NCR में जो पृथला के गांव लगे हुए हैं उनमें पहले से ही 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन 9 गांवों में आज से 24 घंटे के लिए बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है और आगामी 4 महीनों तक घरों के ऊपर से लटकने वाले तारों को भी हटा दिया जाएगा, जिससे कि हादसे नहीं होंगे। और पत्रकारों से खास बातचीत में उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के कहा है कि हुड्डा और चौटाला ने राज भोगा था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार तपस्या कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब बड़ौदा चुनाव को लेकर के हरियाणा में सियासत तेज हो गई है, तो उसको लेकर के विधायक नयनपाल रावत ने भी निशाना साधा है विपक्षी दलों पर और हुड्डा और चौटाला पर। खासतौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने दोनों ने ही राज भोगा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए यहां पर उन्होंने कहा है कि वो तपस्या कर रहे हैं। देखिए, आज पृथला विधानसभा के 9 गांवों को 24 घंटे बिजली के फीडर के साथ जोड़ा गया है। इन गाँवों में अब 24 घंटे बिजली आएगी, जिसमें नया गांव, डाडौता, कटेसरा, गागोट और अन्य सदरपुर अन्य गांव हैं। और पहले ही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के काफ़ी गांवों को, हज़ारों की तादाद में जो गांव हैं उनको 24 घंटे बिजली के साथ जोड़ दिया था। और हमारी सरकार से पहले ये बिजली का जो डिपार्टमेंट है बहुत घाटे का सौदा था, चोरियां बढ़ी हुई थी। और अब क्योंकि हमारे अधिकारियों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से बिजली के डिपार्टमेंट को बहुत सुधार दिया गया है और ये अब प्रॉफिट में जो है ना महकमा एक बार आ गया है। उसी का कारण है कि 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान अब। हिमाचल के धर्मशाला में मानसून की दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में आज डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में जिले भर में SDM और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक DRDO सभागार धर्मशाला में आयोजित की गई और इस दौरान डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि मानसून के चलते जुलाई और अगस्त महीने में अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके मोबाइल 24 घंटे एक्टिव रहें और जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में सैटेलाइट फोन की जरूरत रहती है और ऐसे में उसे भी तैयार रखा जाए, जिससे कि मानसून के चलते आगामी 2-3 महीने में कोई भी परेशानी ना हो। डीसी कांगड़ा ने कहा है कि मानसून के चलते हमारा 100% फोकस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर रहेगा और ऐसे में SDM अपने स्तर पर भी अन्य अधिकारियों से बैठकें करें और इन बैठकों में पंचायत प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। मानसून प्रिपेयर्डनेस को लेकर आज एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी विभागों के जो अधिकारी थे वो सब शामिल हुए और इसमें हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि मानसून की जो दस्तक वो हो चुकी है और ऐसे में आने वाले समय में किस प्रकार की प्रिपेयर्डनेस रखनी है और उन तैयारियों को लेकर
आज इस बैठक को रखा गया था। और ख़ास करके जो हमारे SDMs हैं उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप अपने स्तर पर भी इस तरह की बैठकें करें सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। और एक जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं हमारे पंचायत के प्रधान से लेकर जो हमारे ट्रेन वॉलंटियर्स हैं, उनको भी इन बैठकों में बुलाएं ताकि आने वाले समय में अगर कहीं इस प्रकार का छोटा मोटा डिजास्टर होता है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। तो सर, पिछले कल भी तूफान और बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, अभी आकलन किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स आ गई है? आकलन इसका किया जा रहा है, खास करके जो वॉर म्यूजियम के आसपास आपने देखा होगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सोनीपत में CIA 1 को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि गोहाना शहर में 27 जून को एक कार्यक्रम में शामिल होने अपने पड़ोसी के साथ आए फरीदाबाद के सेक्टर 16 के व्यक्ति का अपहरण करके हत्या के मामले का CIA 1 ने पर्दाफाश किया है और इस मामले में 4 आरोपियों को शेखपुरा रोड से गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने अपहरण और हत्या से जुड़े हुए कई खुलासे किए और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। 27/6/20 को गोहाना बाईपास पर एक टैक्सी चालक चुन्नीलाल की हत्या की गई थी। तो इस हत्या के बाद आरोपी टैक्सी लेकर फरार हो गए थे, जिसकी जांच के दौरान हमने इसमें 4 आरोपियों को पकड़ा है, जो 2 लड़के इसमें कथुरा के हैं, 2 भंडेरी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने रात के समय कार चलाने का शौक पूरा करने के लिए इस गाड़ी में लूटपाट की नीयत से कार चालक की हत्या की थी। हमने इसमें गाड़ी और मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। पानीपत के तहसील कैंप के इलाके अशोकनगर में कार मालिक के सामने ही एक पड़ोसी ने उसकी कार का पिछला शीशा तोड़ दिया और कार मालिक जब शिकायत करने के लिए उनके परिवार के घर पर पहुंचा तो पूरे परिवार ने मिलकर उनके परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और पीड़ित का नाम रामचंद्र बताया गया है और पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं रामचंद्र की बेटी ने आरोपी पक्ष पर छेड़खानी करने का आरोप भी लगाया है। तो ये पानीपत की ये खबर है जहां पर एक कार मालिक के सामने ही एक पड़ोसी ने उनकी कार का पीछे का शीशा तोड़ दिया और उसके बाद जब पुलिस में इस मामले की शिकायत की गई और उससे पहले जब पीड़ित ने आरोपी पक्ष के परिवार में जाकर के शिकायत करने की कोशिश की तो पूरे परिवार ने ही उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और इसके बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले में शिकायत दी गई तो पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और जाँच अब शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित की बेटी ने भी छेड़खानी का आरोप आरोपी पक्ष पर लगाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज कर लिया है और तहसील कैंप के कस्बे का ये पूरा मामला है जहां पर ये मारपीट की गई है और एक गाड़ी का शीशा पहले तोड़ दिया गया और उसके बाद जब कार मालिक ने आरोपी की शिकायत उसके परिवार में करने की कोशिश की तो उसकी पिटाई कर दी गई। काफ़ी चोटें कार मालिक को आई हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
तोड़ दिया। इतना ही बात कहने की देर थी कि उन्होंने अपने जो उनका हलवाई का काम है, उस एक खोंचा था और जो पूड़ियाँ तलने वाली वो होती है छन्नी, ये और गंडा सी थी, एक तेज धार तलवार सी थी वो जो मेरे यहाँ पर मारी उन्होंने ये, और मेरे बेटे के गले पे मारी है यहाँ पे। रात को अपना खाना खुना खा रहे थे अंदर बैठ के, तो बाहर से एकदम गाड़ी का शीशा टूटने की आवाज़ आई, तो मेरा बेटा भाग के बाहर गया देखने के लिए। तो जैसे उसने देखा कि वो लड़के अपना शीशा तोड़कर अंदर घर की तरफ भागते हुए देखा है, तो हमने जाकर, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने जाके उनसे यही पूछा कि क्या बात, तो उन्होंने बात सुनने से पहले हमारे ऊपर तेज चीज़ों से, ये देखो ये चीज़ हमारे हाथ में आई है, इसके आगे जो लगा होता है सामान वो सारा उन्होंने एकदम, ये देखो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। हम जब भी गली में से जाते हैं ये सारा टाइम बाहर अपने घर के सामने वाली तरफ थड़ी पे बैठे रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करते हैं, या तो कभी घूर घूर के देखते रहेंगे या कोई। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।